हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है बीपीएससी 72 के लिए, जिसमें हम पीवाईक्यू से जुड़े टर्म्स को उठाएंगे और एक दिन में एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज बजट आने वाला है और बजट से जुड़ी शब्दावली एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसलिए आज सबसे पहले हम बजट से जुड़ी शब्दावलियों को समझेंगे। और चूँकि बजट और अर्थव्यवस्था से जुड़ी इतनी शब्दावलियाँ होती है कि उन्हें एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आपको एक वीडियो और कुछ देर बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो सीधे व्यक्ति या संस्था की आय या संपत्ति पर लगाया जाता है और जिसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं चुकाया जा सकता है। एग्जाम्पल हो गया कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। मान लो आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए है और आप इनकम टैक्स पे करते हो, तो ये आप खुद देते हो, कोई और नहीं, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स होता है। तो मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा इनकम टैक्स कोई और पे कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और इसका एग्जाम मतलब महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि जिसका इनकम ज़्यादा होता है वो टैक्स ज़्यादा पे करता है और ये गरीब और अमीर के गैप को कम करता है और ये गवर्नमेंट के लिए स्टेबल रेवेन्यू सोर्स है, यानी अस्थायी आय का स्रोत है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, यानी वस्तु और सेवाओं पर लगता है, लेकिन इसका जो बोझ होता है अंततः कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, यानी उपभोक्ता पे करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है। जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। मान लीजिए आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है और शॉपकीपर गवर्नमेंट को टैक्स देता है, बट टैक्स आपने मतलब वो आपसे प्राइस के साथ पे ले लिया रहता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप उसके बदले में पे करते हो, तो उसमें 18% जीएसटी इंक्लूड होता है, यानी विक्रेता सरकार को कर देता है और उपभोक्ता कीमत के साथ कर चुकाता है। अब बात करते हैं सकल कर राजस्व की, यानी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की। केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष में एकत्र किया गया कुल कर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल कितना टैक्स कलेक्ट किया है एक साल में, वो हो जाता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। इसमें स्टेट के शेयर भी इंक्लूड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य के शेयर अलग हैं और सेंटर के शेयर अलग है। अगर सेंटर ने 30 लाख करोड़ टैक्स कलेक्ट किया है तो वही जीटीआर होगा। अब बात करते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू की, यानी शुद्ध कर राजस्व की। यह सकल कर राजस्व में से राज्य को दिए गए हिस्से को घटाने के बाद जो राशि केंद्र सरकार के पास बचती है वो होता है शुद्ध कर राजस्व, यानी जीटीआर में से स्टेट को दिया गया हिस्सा अगर माइनस कर दिया जाता है तो जो अमाउंट सेंटर के पास बचता है वही नेट टैक्स रेवेन्यू होता है। अब बात करते हैं शुद्ध कर राजस्व की, यानी नेट टैक्स मॉपअप की, यानी सभी समायोजन जिसमें रिफंड हो गया, सेस हो गया, सरचार्ज हो गया, इसके बाद वास्तव में सरकार के पास आया हुआ कर बजट कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ये नेट टैक्स मॉपअप। मतलब कि इसमें ये होता है कि जो भी वो थे रिफंड थे, सेस थे, सरचार्ज थे, इन सब के बाद जो मिला वो होता है नेट टैक्स मॉपअप। अब बात करते हैं टैक्स सरचार्ज की। टैक्स सरचार्ज एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो हाई इनकम लोगों पर नॉर्मल टैक्स के ऊपर लगाता है, यानी उच्च आय वाले लोगों पर लगाया जाता है, जो सामान्य कर के ऊपर लगाया जाता है। ये अतिरिक्त कर होता है, टैक्स सरचार्ज होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि रिच लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, और ये इसलिए होता है ताकि अमीर लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। ये प्रगतिशील कर प्रणाली को मजबूत करता है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रगतिशील और अप्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है, तो आप हमारे अगले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कर छूट की, यानी कर रिबेट की। रिबेट वो फाइनल रिलीफ होती है जो टैक्स कैलकुलेट होने के बाद मिलती है, यानी कर की जब गणना हो जाती है उसके बाद दी गई अंतिम छूट, जिसमें देय कर कम हो जाता है। मतलब आपको याद रखना है कि डिडक्शन का मतलब होता है इनकम कम और रिबेट का मतलब होता है कर कम। डिडक्शन में आपका इनकम ही कम हो जाता है, इनकम ही काट दिया जाता है, और रिबेट में कर को कम कर दिया जाता है। तो ये आपको बेसिक अंतर याद रखना है। अब बात करते हैं कर लोचशीलता की, टैक्स बायोंसी की। टैक्स बायोंसी जो होती है वो ये बताती है कि जीडीपी बढ़ने पर टैक्स रेवेन्यू कितनी स्पीड से बढ़ रही है। उच्च करशीलता बराबर मजबूत अर्थव्यवस्था। अगर कर लोचशीलता उच्च है
तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। यानी जीडीपी 10% बढ़ी और टैक्स रेवेन्यू 15% बढ़ा, तो टैक्स बायोंसी हाई होगी और इकोनॉमी आपका स्ट्रांग होगा। मतलब ये बस आपको यही बताता है कि टैक्स रेवेन्यू कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कि अगर जीडीपी आपका बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू कितनी स्पीड से बढ़ता है, वही आपकी कार्यशीलता से पता चलता है। अब बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंट्रल बजट का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है। जिस मेन डॉक्यूमेंट को हम बजट कहते हैं वही एक्चुअल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें होता है गवर्नमेंट की इनकम होती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट होता है, यानी विभिन्न प्रकार के घाटे होते हैं। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो आपको ये बात ध्यान रहे कि हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया। अब बात करते हैं वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल की। फाइनेंस बिल बजट में प्रपोज किए गए न्यू टैक्सेस या टैक्स चेंजेस को लीगल फॉर्म देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बजट में जो भी प्रस्तावित नए कर या कर संशोधन को कानूनी रूप देता है वो वित्त विधेयक होता है और इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब बात करते हैं विनियोग विधेयक की यानी एप्रोप्रिएशन बिल की। एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो गवर्नमेंट को बजट के अकॉर्डिंग पैसा स्पेंड करने की परमिशन देता है, यानी सरकार के पास ये परमिशन देता है सरकार को कि जितना बजट है उसी के अनुसार आप पैसा खर्च कर सकते हैं और इसकी संवैधानिक मान्य मतलब क्या स्वीकृति देता है और इसके बिना सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो आपको ध्यान रहे कि विनियोग विधेयक के बिना सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती। अब बात करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट की, जो कि अनुदानों की मांग होती है। ये हर मिनिस्ट्री पार्लियामेंट से अपने एक्सपेंडिचर के लिए अप्रूवल मांगती है, इससे डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। यानी विभिन्न मंत्रालय संसद से अपने खर्च के लिए जो अनुमति मांगती हैं और इसे लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। तो ध्यान रहे कि आपको कि वो जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है इसके लिए मंत्रालय को संसद से अपने पैसे खर्च करने के लिए अनुमति मांगना होता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए यहाँ खर्च करने, तो उसे डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। अब बात करते हैं वोट एंड अकाउंट की यानी लेखा अनुदान की। चुनाव वर्ष में पेश किया जाने वाला अस्थायी बजट जिससे सरकार कुछ महीनों तक खर्च कर सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चुनाव वर्ष होता है उसमें पूर्ण बजट नहीं आता है, अंतरिम बजट आता है जिसे हम वोट एंड अकाउंट कहते हैं। यानी इलेक्शन ईयर में एक टेम्पररी बजट प्रेजेंट किया जाता है जिससे गवर्नमेंट कुछ महीने तक काम चला सके। अब बात करते हैं अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट की। जब मूल बजट में तय राशि पर्याप्त न हो तब अतिरिक्त बजट लाया जाता है। मान लीजिए कि बजट अभी पेश हुआ और उसमें से जो राशि थी वो बजट के पहले ही मतलब वित्तीय वर्ष आने से पहले ही खत्म हो गई, तो उसके लिए और अतिरिक्त बजट की मांग की जाती है, तो उसे अनुपूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं। मतलब अगर ओरिजिनल बजट में एलोकेटेड पैसा इनफ नहीं होता है तो सप्लीमेंट्री बजट लाया जाता है। अब बात करते हैं आउटकम बजट की। आउटकम बजट बताता है कि स्पेंड किए गए पैसों से आउटपुट और रिजल्ट क्या मिला है, सिर्फ खर्चा नहीं, ये इसमें रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अब बात करते हैं जेंडर बजट की। महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर किए गए खर्च का अलग विवरण। जेंडर बजट में वीमेन रिलेटेड स्कीम और प्रोग्राम का सेपरेट एलोकेशन दिखाया जाता है, उसे जेंडर बजट कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन बजट की। ग्रीन बजट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है, यानी पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से जुड़ी योजनाओं का बजट, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, पॉल्यूशन कंट्रोल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर जो बजट आता है उसे ग्रीन बजट कहते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की यानी राजस्व प्राप्तियों की। रेवेन्यू रिसिप्ट वो इनकम होती है जिससे ना लोन क्रिएट होता है ना एसेट्स बेचनी पड़ती हैं, यानी टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी फी, फाइन, आरबीआई डिविडेंड। तो ध्यान रहे कि रेवेन्यू रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। और गैर कर राजस्व में वही फीस, जुर्माना, आरबीआई डिविडेंड वगैरह आता है। अब बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियों की, जो कि है कैपिटल रिसिप्ट की। ऐसी प्राप्तियां जो या तो ऋण बढ़ाती हैं या संपत्ति बेचकर मिलती हैं। यानी कैपिटल रिसिप्ट में या तो लोन लिया जाता है या गवर्नमेंट एसेट्स बेचे जाते हैं। एग्जाम्पल मार्केट बोरोइंग या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी बाजार से ऋण ले लिया गया या विनिवेश किया गया।
अब बात करते हैं आरबीआई डिविडेंड की, जो कि आगे मतलब पहले टर्म आया था उसके बारे में। आरबीआई द्वारा अपने लाभ का जो हिस्सा केंद्र सरकार को दिया जाता है उसे आरबीआई डिविडेंड कहते हैं। मतलब आरबीआई अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी ही, उसे ही आरबीआई डिविडेंड या आरबीआई लाभांश कहते हैं, और यह गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दोस्तों, अगर ये जो भी 20 टर्मिनोलॉजी हैं क्लियर हो गए तो बजट एंड इकोनॉमी के क्वेश्चन हाफ से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी जो है वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम बहुत सारे जो भी टर्म्स लाते तो उससे और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, जिसको आपको देखने में समस्या हो सकती थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमने जो भी टर्म्स बताए वो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी में भी डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। दोस्तों, ये हमारी सीरीज का पहला दिन है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपको ये डॉक्यूमेंट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में बजट की और टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।